हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स, कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करते हैं और वैसे आर्टिकल्स पिक करते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे लेट्स से फाइनेंस के लिए या आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में अगर कोई आर्टिकल है हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। अडानी सैलरी लोअर देन एग्जीक्यूटिव्स इन FY24। सो इट्स नॉट अबाउट अडानी सैलरी, बट ये आर्टिकल इसलिए चुना है हमने बिकॉज वी वांटेड टू सी कि कौन सी कंपनी के एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन कितना ले रहे हैं। ठीक है, अब रेम्यूनरेशन ओवरऑल एग्जीक्यूटिव की बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, कंपनीज की पॉलिसीज़ बहुत ही डिफरेंट हैं एग्जीक्यूटिव्स को लेके। कुछ कंपनीज में आपके टारगेट्स होते हैं रेवेन्यू के, जैसे गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई या और भी जो CEOs हैं, उनके टारगेट्स होते हैं कंपनीज की ग्रोथ को लेके। अगर वो अचीव करते हैं या क्रॉस करते हैं उन्हें तो और बेटर पे दिया जाता है, और कुछ जो पे होता है वो होता है फिक्स्ड। सो इंडिया में जो सेकंड रिचेस्ट पर्सन है गौतम अडानी, अगर आप देखिए इन्होंने रेम्यूनरेशन लिया है 9.26 करोड़ का इस फाइनेंशियल ईयर। जो इनके पीयर्स हैं, कंपटीटर्स हैं, उनसे तो बहुत ही कम लिया है उन्होंने कंपैरेटिवली। तो 61 उनकी उम्र है और उन्होंने सैलरी लिया है सिर्फ 2 आउट ऑफ 10 कंपनीज में से। पोर्ट्स टू एनर्जी कंग्लोमरेट में तो उनकी करीब करीब 10 लिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है, जिनमें से सिर्फ वो 2 से ही सैलरी लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो विनय प्रकाश जो की एग्जीक्यूटिव है और डायरेक्टर है AEL बोर्ड पे, उन्होंने रेम्यूनरेशन लिया है ऑलमोस्ट 90 करोड़ का, और ग्रुप के CFO उन्होंने लिया है 9.45 करोड़ का। तो इन दोनों ने अडानी से ज़्यादा सैलरी ली है, जो इनके खुद के एग्जीक्यूटिव्स हैं जो इनके अंदर काम करते हैं। तो अडानी जी की रेम्यूनरेशन FY24 के लिए अगर आप देखें फ्रॉम द ग्रुप्स फ्लैगशिप फर्म अडानी एंटरप्राइजेज, ये रही है 2.19 करोड़, और कुछ और पर्क्स और अलाउंसेस भी रहे हैं, बेनिफिट्स वर्थ 27 लाख। टोटल रेम्यूनरेशन 2.46 करोड़ की रही है। इट वाज 3% मोर देन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने अडानी पोर्ट्स और अडानी SSE इससे 6.8 करोड़ की सैलरी ली है। तो इनके जो खुद के एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी सैलरी इनसे काफ़ी कम है, काफ़ी सारे अगर आप एम्प्लॉयज़ देखें इनके। मुकेश अंबानी जी की सैलरी आप सोचिए कितनी होगी। इन्होंने अपने एंटायर सैलरी को फोगो कर दिया था कोविड-19 के समय पे, और उसके पहले भी उनकी सैलरी कैप थी 15 करोड़ पे। तो 15 करोड़ पे उन्होंने कैपिंग कर दी थी कि इससे ज़्यादा इनकी सैलरी कभी नहीं बढ़ेगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो टेलीकॉम स्टार हम बोलते हैं सुनील भारती मित्तल, इनकी सैलरी है 16.7 करोड़ 2022-23 में। राजीव बजाज, अच्छा यहाँ पे हमें एक टेबल मिल जाएगा, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं पवन मुंजल जो हीरो मोटोकॉर्प के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, इनकी सैलरी है 80 करोड़। इसके अलावा राजीव बजाज जो मैनेजिंग डायरेक्टर है बजाज ऑटो के, 54 करोड़ इनका रेम्यूनरेशन रहा है। L&T के CMD का रहा है 51 करोड़। गौतम अडानी जी 9 करोड़ पे, एंड मुकेश अंबानी जी ने 15 करोड़ पे कैप कर रखी थी अपनी सैलरी, जो कि अब वो भी नहीं लेते क्योंकि कोविड-19 से उन्होंने अपनी सैलरी को कैप कर दिया था 15 करोड़ पे, एंड उसके बाद फिर पूरा ही फोरगो कर दिया। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, जॉब मार्केट ब्लूज फॉर बी स्कूल्स। बी स्कूल्स मतलब बिजनेस स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं, और जॉब मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं खास नहीं चल रहा है बी स्कूल्स के लिए। थोड़ा लैकलिस्टर हमें हायरिंग देखने को मिल रही है। तो जानते हैं कि क्या रीज़न है। इंडियन बिजनेस जॉब मार्केट अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रेस में है अभी, स्पेशली एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए ज़्यादा यहाँ पे परेशानी दिख रही है हमें, और प्लेसमेंट एक्सपीरियंसेस बी स्कूल्स के तो यही बता रहे हैं जो अभी खासकर ग्रेजुएट्स हैं। दोनों प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस और स्मॉलर मैनेजमेंट स्कूल्स ये फील कर रहे हैं इफेक्ट्स, क्योंकि ये चेंजिंग लैंडस्केप को अडेप्ट कर रहे हैं इस वक्त हायरिंग और प्लेसमेंट्स के। डेलॉयट का कैंपस वर्कफोर्स ट्रेंड्स 2024 का सर्वे आया, और इस सर्वे में ये पता चला कि पहली बार 5 साल में 2024 की प्रोजेक्टेड सैलरीज जो थी MBA स्टूडेंट्स के लिए, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे 5 to 10% का ड्रॉप है अक्रॉस द टीयर्स। और कॉन्सिक्वेंटली अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेशन सैलरी की बाय कैंपस स्टूडेंट्स ये भी एक्सपीरियंस कर रही है एक सिमिलर डिक्लाइन। तो यहाँ पे ओवरऑल डिक्लाइन देखने को मिला है, हमें ड्रॉप देखने को मिला है 5 to 10% का। ठीक है, अक्रॉस टीयर्स मतलब जो टॉप टीयर कॉलेजेस हैं, मिडिल टीयर कॉलेजेस हैं, लो टीयर है, सब में। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन जो है सैलरी कैंपस प्लेस स्टूडेंट्स की ये भी अब पहले से हमें कम होती हुई नजर आ रही है। जैसे IIM कैलकाटा अगर आप देखें, टॉप नॉच कॉलेज है इंडिया का, एंड इन्होंने कंक्लूड किया अपना फाइनल प्लेसमेंट फ्लैगशिप MBA प्रोग्राम के लिए, एंड कहा बिजनेस स्टैंडर्ड को कि चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस की वजह से बहुत सारे फर्म्स को तो रीच आउट करना पड़ा था,
ठीक है, और इवेंचुअली उन्होंने फिर 100% प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड किए अपने 464 स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने 529 ऑफर्स को सिक्योर किया 194 कंपनीज से। करंट मार्केट सिचुएशन में अगर आप देखें तो लास्ट साइकिल टफ थी, मार्केट कंडीशन टफ थी, एंड अब आगे क्या होना है इस पे कमेंट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही जल्दी होगा कमेंट करना। ओवरऑल अगर आप देखें डेलॉयट के सर्वे ने ये भी पता किया कि जो गैप है एंट्री लेवल सैलरीज ऑफ MBAs एंड बीटेक स्टूडेंट्स जो था 102% इन फेवर ऑफ बिजनेस ग्रेजुएट्स, ये अब 57% ही रह गया। इसका मतलब बीटेक स्टूडेंट्स या तो पहले से ज़्यादा फ्रेशर पैकेजेस ले रहे हैं, या फिर MBA स्टूडेंट्स की सैलरीज में पैकेजेस में ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि 102% का एवरेज गैप देखने को मिलता था अगर कोई MBA है एज कम्पेयर टू अगर कोई सिर्फ बीटेक है। तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इन चेन्नई इन्होंने भी कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर अपने स्टूडेंट्स के 2024-25 के बैच के बारे में, और इन्होंने कहा है कि ये इम्पैक्ट करेगा 2024 के प्लेसमेंट्स को। सो अगर आप MBA स्टूडेंट्स हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बेटर देन योर, आप कह सकते हैं, सीनियर्स। शायद जो 2021-22-23 में आए हैं, जो पढ़ के गए हैं आपके कॉलेजेस से, उनसे बेटर प्रिपरेशन शायद आपको करनी होगी, उनसे ज़्यादा अपस्किल करना हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट येस यू माइट हैव टू पुट मोर एफर्ट्स। सो हमें ये नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए बहुत ज़्यादा। Startup layoffs down 60% in 2024 so far. Now we have a good news as well. आफ्टर अ स्ट्रिंग ऑफ लेऑफ्स इन स्टार्टअप्स, हमने बहुत बड़े बड़े लेऑफ्स देखे, और स्पेशली कुछ बड़े स्टार्टअप्स को अगर आप देखें इंडिया में, जैसे कि बायजूस ने ही अकेले कितना बड़े आपसे कंट्रीब्यूशन कर दिया होगा लेऑफ्स में, आप खुद ही सोच सकते हैं जितने लेऑफ्स इन्होंने किए थे। तो ओवरऑल अब हमें दिख रहा है कि स्टार्टअप्स अब हायर और ज़्यादा करेंगे, और 10% से ज़्यादा होगा ओवर लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिसोर्स प्लेटफॉर्म्स। लेऑफ्स टू हैव फॉलन year on year. Firms let go of 3,600 employees in the first 5 months of the year. Layoff भी कम हो चुके हैं। फर्म्स ने 3,600 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया पहले 5 महीने में इस साल के, जिसमें 62% डिक्लाइन है, ठीक है, क्योंकि पिछले साल 10,000 लोग ले ऑफ हुए थे, इस बार 3,600 हुए हैं। तो हो सकता है आगे जाके ट्रेंड चेंज हो जाए, राइट, क्योंकि सबसे पहले ऑफकोर्स से कम होना शुरू होगा और उसके बाद ही रिवर्सल देखने को मिलेगा, यूजुअली ऐसा ही होता है। तो पूरे 2023 में अगर आप देखें 16,400 डिसमिसल्स थे अकॉर्डिंग टू layoffs.fyi। तो स्टार्टअप वर्ल्ड में अगर देखें हम तो ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज हुआ है नए स्टार्टअप्स में, नए स्टार्टअप्स आए 40% ज़्यादा पहले से, जिसकी वजह से 15% इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ न्यू जॉब्स में। यस, CEO ऑफ टैलेंट सोल्यूशन फॉर्म NLB सर्विसेज का ये कहना है। तो हायरिंग अगर पास क्वार्टर्स में देखें तो ये 9 से 10% बढ़ गई है, एंड स्टार्टअप्स में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। 40% स्टार्टअप्स अगर ज़्यादा नए रजिस्टर होंगे, नए आएंगे, तो ऑफकोर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलेगी यहाँ पर हमें। तो कंसिडर करें अगर इस चीज़ को, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमिंग मंथ्स में हमें बेटर हायरिंग आउटलुक मिलेगा एम्प्लॉयज से, स्पेशली ड्यू टू अपकमिंग फेस्टिवल सीजन, इसकी वजह से। तो स्टार्टअप स्पेंडिंग फर्स्ट हाफ में ये दिखा रहे हैं कि अपवर्ड ट्रेंड है हमारे यहाँ एज कम्पेयर टू सेकेंड हाफ, और फंडिंग डिक्लाइन हुई है 13% ईयर ऑन ईयर, लेकिन बडिंग कंपनीज पैसा रेस कर रही हैं। देखिए ओवरऑल स्टार्टअप्स के लिए ऐसा नहीं कि फंडिंग बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है, एक अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन डिक्लाइन बहुत बड़ा नहीं है ओवरऑल, क्योंकि पिछली बार डिक्लाइन था, ठीक है। स्टार्टअप्स भी ऐसा नहीं है कि हायर करना नहीं चाह रहे लोग, ग्रो नहीं करना चाह रहे, ऑफकोर्स दे वांट टू मेक मनी, दे वांट टू ग्रो, एवरी स्टार्टअप्स वांट कि वो भी 1000 लोगों को हायर करें, राइट, हर एक फाउंडर ये सोचता होगा। बट यस, फंडिंग की इश्यूज़ हैं, सेल्स की इश्यूज़ है, इकोनॉमी की इशू, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो हायरिंग रैंप अप होगी स्टार्टअप्स में। क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न ज़ेप्टो एक्सपैंड कर रहा है एम्प्लॉय बेस और रेस कर रहा है 600, अभी रेस किया है $665 मिलियन फंडिंग राउंड में लास्ट वीक ही। तो इन्होंने कहा है कि 400 से 500 उन्हें हायर करने हैं लोग बाय मार्च 2025, जहाँ पे इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट कैटेगरी, ग्रोथ, मार्केटिंग रोल्स, ये सारे सेगमेंट्स पे इन्हें हायरिंग करनी है। इनकी टीम है करीब 1600 लोगों की ऑलरेडी, तो इनका ये कहना है। दूसरे ई कॉमर्स कंपनी जैसे कि मीशो, उन्होंने भी कहा है कि हम हायरिंग इंक्रीज करेंगे, एंड पास्ट 6 मंथ्स में उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी 300 एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हायर कर लिए हैं और 150 कैंपस हायर्स भी किए हैं 2024 बैच में। सो ये कंटिन्यू करते रहेंगे की रोल्स के लिए हायर करने में। एंड आशीष कुमार जी का ये कहना है, जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर है मीशो के। सो मीशो इज ऑल्सो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इंडस्ट्री वॉचर्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सर्टेन सेक्टर्स हैं जैसे कि IT, वो कॉशन दिखा रहे हैं यहाँ पे। लेऑफ्स भी हमें IT में देखने को मिली है पिछले 2 सालों में, और हायरिंग सेंटिमेंट भी स्टार्टअप्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है ऐसे सेक्टर से। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बेटर जो अपॉर्चुनिटीज़ इस साल हमें मिल रही है जॉब्स के लिए, ये देखने को मिल रही है स्टार्टअप्स में,
बेलवेदर स्टार्टअप्स में, यूनिकॉर्न्स में या सूनिकॉर्न्स। सूनिकॉर्न्स एक नया टर्म है जो सून टू बी यूनिकॉर्न्स के लिए यूज होता है, जो कम स्टार्टअप्स $1 बिलियन वैल्यूएशन से ज़्यादा क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नॉन टेक रोल्स। देखिए स्टार्टअप्स में टेक रोल्स की तो डिमांड ऑफ कोर्स हमेशा रहती है, बट नॉन टेक रोल्स भी अब कहा जा रहा है कि बाउंस बैक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फेस्टिवल एंड ऑफ द ईयर अप्रोच कर रहा है। तो नॉन टेक रोल्स जैसे और सेक्टर जैसे कि रिटेल, ई कॉमर्स, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, BFSI मतलब बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, ये सारे नॉन टेक सेक्टर्स हैं जहाँ पे बढ़िया ग्रोथ देखने को इस बार आ सकती है जॉब मार्केट में भी। In a hustle to catch up on AI, Apple turns to Meta। बात हो रही है एप्पल की। कई दिन पहले डिस्कशन हो रहा था कि एप्पल चैट जीपीटी के साथ कोलैब करेगा और उनका AI इम्प्लीमेंट करेगा अपने फ़ोन में, बट हमें देखने को मिला कि अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, AI की टेक्नोलॉजी में कैचअप करने के लिए एप्पल अब जा रहा है मेटा की ओर। यस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक ही ग्रुप ओन करता है, यह है मेटा। एंड फेसबुक का पेरेंट मेटा प्लेटफॉर्म्स ने डिस्कस किया है कि वो मेटा के जनरेटिव AI मॉडल को एप्पल के रिसेंटली अनाउंस AI सिस्टम में इंटीग्रेट करेगा फॉर आईफोन्स। अपार्ट फ्रॉम गूगल एंड मेटा, AI स्टार्टअप्स एंथ्रोपिक, परप्लेक्सिटी ये भी डिस्कशंस में थे एप्पल के साथ अपने जनरेटिव AI को एप्पल के इंटेलिजेंस में लाने के लिए, बट यहाँ पे फेसबुक के साथ इनकी कोलैबोरेशन के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे होते हुए, ठीक है। तो डिस्कशंस अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, फॉल थ्रू भी हो सकते हैं, और यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी एप्पल के साथ डील करती है तो ऑफकोर्स वो अपना बेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर पाएगी एंड काफ़ी वाइडर ऑडियंस उन्हें एक बार में मिल जाएंगे, राइट। तो साइज ऑफ पोटेंशियल फाइनेंशियल विंडफॉल है, ये अभी अनक्लियर है, टॉक्स अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, ये सारा स्पेकुलेशन है। बट जिसे भी एप्पल चूज़ करता है AI, जिसके भी AI मॉडल्स को, ये बहुत ही बड़ी एक कह सकते हैं माइलस्टोन होगी उस कंपनी के लिए। इट कुड बी एंथ्रोपिक या फिर कोई भी स्टार्टअप, ऑफकोर्स हो तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा होगी। बाकी मेटा के लिए भी एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप होगा अगर वो एप्पल के साथ पार्टनरशिप कर पाए तो एप्पल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अक्रॉस सूट ऑफ एप्स एप्पल इम्प्लीमेंट करना चाहता है, सीरी में करना चाहता है, और माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड OpenAI चैटबॉट ChatGPT भी लाना चाहता था अपने डिवाइसेस पे। तो OpenAI तो अभी फ्री वर्जन दे रहा है ChatGPT का एप्पल इंटेलिजेंस के थ्रू, लेकिन प्रीमियम ChatGPT अकाउंट को भी लोग लिंक कर सकते हैं। तो ChatGPT में भी ऑफकोर्स प्रीमियम है, जो ChatGPT 4 है, 4.5 आ रहा है शायद अब। सो जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें इसके बारे में अच्छे से पता होगा, बट ज़्यादातर लोग अभी फ्री मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें भी कुछ बहुत खामियां नहीं है। अगर आप मिनिमल यूसेज रखते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप फ्री वर्जन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना होगा कि एप्पल किसको चूज़ करता है। Global investors turn cautious on one's favorite Japanese stocks। जापानीज स्टॉक मार्केट के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। रिकॉर्ड रैली देखने को मिली है। जापानीज स्टॉक मार्केट आखिरी बार आई थिंक 1988 के अराउंड शायद अपने लाइफ हाई पर था। इन्होंने लाइफ हाई अचीव किया था इसके स्टॉक मार्केट में, और उसके बाद अब 2024 में जाके ये वापस से उस लेवल पे आया है। तो किसी ने स्टॉक मार्केट में 1988 में भी अगर निवेश किया होगा तो शायद अब जाके वो कॉस्ट पे आया होगा जापानी स्टॉक मार्केट में। सो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक रिकॉर्ड शेयर मार्केट रैली रही जापान में, एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो सेल ऑफ था ये भी एक डिस्टेंट मेमोरी बन गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए कुछ बैंक्स हैं जो बहुत पेसिमिस्टिक हो गए हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आउटलुक है ना इन कंपनीज का, ये इन्हें कुछ खास नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और बैंक ऑफ जापान का मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत ही अनसर्टेन है, क्योंकि वहाँ पे पहले क्या था, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स थे, ठीक है, और इससे ये शिफ्ट करे थे किसमें, पॉजिटिव में। सो यहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है, एंड इसके अलावा इन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज लग रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो अर्ली ऑप्टिमिज्म था ना, जो पॉजिटिविटी थी, अब यहाँ पे एक स्पीड बम्प आ गया है, ठीक है। वैसा पॉजिटिविटी अब देखने को मिल नहीं रही है, एंड कि क्या ड्राइवर्स होंगे जापानीज स्टॉक्स की, ये सोचना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आगे क्या ऐसी इवेंट्स हैं कि क्या बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, बहुत इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, वहाँ की पॉपुलेशन भी डिक्लाइनिंग है। हमें ये देखने को मिल रहा है कि जापान में पॉपुलेशन भी नहीं है, इतना बड़ा वर्कफोर्स भी नहीं है कि आप बहुत बड़ा हब बना दे उसे किसी भी चीज़ का। एंड ऑलरेडी जापान एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, ओवरऑल पर कैपिटा इनकम बहुत ही बढ़िया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टॉप नॉच है, वेस्टर्न कंट्रीज से भी बहुत बढ़िया है। अगर आप
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करें, वहाँ के लोगों को, उनकी वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें, तो ऐसी कंट्रीज़ में फिर से एक ऐसा ग्रोथ ड्राइवर ढूंढना जो पूरी इकोनॉमी को नए एक छोर पे लेके चला जाए, आपको 3 गुना 5 गुना 10 गुना कर दे, इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनीज भी अब डाउट में आ गई है और यहाँ पे एक मटेरियल रिस्क है करेक्शन का, मतलब स्टॉक मार्केट के नीचे जाने का एक काफ़ी हाई प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क है। तो वीक येन जापान की करेंसी है और लगातार नीचे जा रही है डॉलर के अगेंस्ट। ठीक है, एंड हमें देखने को मिला कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिप्रिसिएशन हुआ है। डिप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो जाना किसी दूसरे के अगेंस्ट। तो डॉलर के अगेंस्ट बहुत ही बड़ा डिप्रिसिएशन देखने को मिला, 160 पर डॉलर, एक लेवल जो उसने अप्रैल से टच नहीं किया, वो भी लग रहा है फिर से क्रॉस कर सकता है। तो वो ये देखना चाहते हैं कि इससे क्या होता है। ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इकोनॉमी को इससे फ़ायदा होगा जापान की, बट ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो सकता है ये देखना होगा। BOJ आउटलुक, इन्वेस्टर्स अभी बैंक ऑफ जापान, ठीक है, इनके डिसीजंस को भी बहुत ही क्लोजली वॉच करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुश करने वाला है ये सेकंड इंटरेस्ट रेट हाइक। यस, पूरी दुनिया वेट कर रही है इंटरेस्ट रेट घटने का। जापान में इंटरेस्ट रेट हाइक की बातें चल रही है क्योंकि काफ़ी आप कह सकते हैं अनऑर्थोडॉक्स इनकी पॉलिसीज़ रही है आज तक बैंक ऑफ जापान की। जैसे मैंने बताया आपको, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, कि बैंक में पैसा रखने पे इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ रहा है आपको मिलने की जगह पे। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इस टॉपिक पे हम लोग अलग से भी एक वीडियो बना सकते हैं, बिकॉज इट विल गेट इनटू वेरी डिटेल, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे न्यूज़पेपर्स के ही वीडियो में। तो अगर आप पहले से वीडियोस देख रहे हैं हमारे, तो आपको ज़रूर इसके बारे में पता होना चाहिए। PSU giants roar back, match Nifty's decade returns। PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये ऐसी कंपनीज थी जिनमें कोई निवेश नहीं करना चाहता था, पहले कोई रिटर्न नहीं था, और ओवरऑल अगर आप देखें तो इनमें करेक्शन आई अभी, लेकिन फिर से ये निफ्टी के रिटर्न्स को क्रॉस कर चुके हैं। PSU इंडेक्स ने इतना बढ़िया रिटर्न दिया है। ओवरऑल अगर आप देखें 2013-14 से लेकर 19-20 तक निफ्टी बढ़ा है कितना, 28%, और PSU इंडेक्स डिक्लाइन किया 30% उसके अगेंस्ट। कितनी बड़ी डिस्पैरिटी थी। ठीक है, लेकिन अब अगर आप कंपेयर करें तो आप शॉक रह जाएंगे। ठीक है, एक तो ओवरऑल इनकी अर्निंग्स देखिए 2018-19 से, ठीक है, थ्रू FY24 PSU की अर्निंग्स कंपाउंड कर रही है 33.8% से। प्राइवेट सेक्टर को PSUs कंपाउंड कर दे, ये आउट परफॉर्म कर दे रहे हैं। ठीक है, वो भी छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, ऑलमोस्ट 100% के मार्जिन से, विच इज़ अ वेरी बिग डील। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस में भी हमें देखने को नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें इनका मार्केट कैप जिस तरीके से बढ़ रहा है, जो परफॉर्मेंस इनकी बढ़ रही है, ये बिल्कुल पीछे छोड़ दे रहा है निफ्टी को। स्पेशली कुछ कंपैरिजन ही नहीं बचता है यहाँ पे। ठीक है, इतना अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनके स्टॉक्स में। तो ये डोमेस्टिक साइक्लिकल स्पेस में है अभी। ठीक है, ऑप्टिमिज्म चल रहा है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, और इस वजह से इनमें भी बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस। ओवरऑल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट्स इनकी क्लीन है, डेट नहीं है, उधार नहीं है बहुत ज़्यादा, गवर्नेंस मार्जिन इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ऑर्डर बुक खूब बड़े हैं इनके, इतने सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, स्पेशली डिफेंस को देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, बड़े बड़े इनके ऑर्डर बुक्स आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से हमें दिख रहा है कि आगे भी ब्रोकरेजेस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया रहेगी। ठीक है, अक्रॉस डोमेस्टिक एंड ग्लोबल साइक्लिकल सेक्टर्स, जिसकी वजह से हमें दिख रहा है कि PSU शेयर आउट परफॉर्म किए जा रहे हैं, इनके स्टॉक प्राइस भी और इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।